आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि जनजातियों के पेय पदार्थ, जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि, जनजातियों के देवी देवता, उनके पारंपरिक कार्य और जनजातियों के संदर्भ में जो पुस्तकें लिखी गई है, तो इनको हम देखेंगे। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया है, मतलब आपकी तैयारी हो चुकी है, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी नहीं हुई है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनजातियों के पेय पदार्थ के संदर्भ में। काफी बार पूछा गया है। पहला मैंने लिया है सल्फी। तो प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है कि ये पेय पदार्थ किस जनजाति का है, या फिर इस जनजाति में कौन सा पेय पदार्थ प्रचलित है, या फिर निम्न में से क्या पेय पदार्थ है, नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो सल्फी है, ये बस्तर क्षेत्र में इसका प्रचलन है। ये भी क्षेत्र भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बस्तर क्षेत्र में इसका प्रचलन है। बस्तर क्षेत्र में स्पेशली जो मुरिया और माड़िया जनजाति के लोग हैं, जहां तक जो गोंड जनजाति के लोग हैं, उनमें भी इसका प्रचलन है। वैसे तो लगभग पूरे बस्तर में इसका प्रचलन है, लेकिन विशेष करके मुरिया माड़िया जनजाति आपको ध्यान में रखना है। ये जो सल्फी है, ये ताड़नुमा वृक्ष से निकलने वाला रस है, और इसको जो है बस्तर बियर के नाम से भी जाना जाता है। काफी फेमस है बस्तर में, बस्तर बियर के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। मैंने ना कुछ व्लॉग देखे हैं जिसमें काफी सारे लोग जो बोलते हैं कि आप बस्तर घूमने जाओ तो इसको ट्राई जरूर करो। वैसे मैं आपको इसका सलाह नहीं दूंगा कि आप इसको ट्राई करो, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है अल्कोहल वाला होता है, नशीला होता है। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पेय पदार्थ नशीला होता है और कौन नहीं होता है। तो ये नशीला होता है। उसके बाद देखिएगा लांदा। ये जो है चावल से तैयार होता है। गोंड जनजाति में इसका विशेष महत्व है। वो भी जो बस्तर संभाग है ना, वहां के गोंड जनजातियों में इसका काफी महत्व है। तो लांदा, गोंड, सल्फी जो है मुरिया माड़िया। उसके बाद पेज। ये जो पेज है ना, इसको विशेष ध्यान रखना। ये बस्तर क्षेत्र में गोंड, मुरिया, यहां तक कि लगभग सभी जनजातियों में इसका प्रचलन है। और आपके घर में भी ये चीज बनता है। जैसे दलिया को सादा पानी में उबाल देते हैं ना अच्छे से सॉफ्ट होते तक, तो वही पेज होता है। तो बस्तर क्षेत्र में जो चावल की कनकी है, मढ़िया है, या फिर मक्का है, उससे जो है इसको तैयार किया जाता है और इसको भोजन के साथ लिया जाता है। ये बिल्कुल सुपाच्य होता है, मतलब नशीला नहीं होता। ये भोजन के साथ बच्चे बूढ़े सब लेते हैं। और जो डॉक्टर बोलता है ना दलिया खिलाओ, दलिया को उबाल के खिलाओ, तो ये वही चीज है। तो ये एक तरह से पौष्टिक भी है। तो आप ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा, मतलब अल्कोहल वाला नहीं है, तो ये पेज है। बाकी लांदा जो है नशीला होता है, ध्यान रखना। ये तीनों बस्तर में ज्यादा प्रचलित है, सल्फी, लांदा और पेज, पूछा भी गया है। उसके बाद देखिएगा ताड़ी। ताड़ी जो है ना, बैगा जनजाति, बैगा जनजाति जिसका संकेंद्रण मैकल क्षेत्र में है, तो इसका प्रचलन भी मैकल क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। हंडिया, ये जो है कोरवा जनजाति या फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ इसमें प्रचलित है। ये जो हड़िया है, इसमें ना चावल का यूज होता है, और एक किसी जंगली फूल या फल जिसका नाम शायद रानू है, उसका ये प्रयोग करते हैं, हड़िया। तो ये भी नशीला होता है। ताड़ी भी नशीला होता है। ताड़ी जो ताड़ के वृक्ष से निकलने वाला रस है ना, वो। उसके बाद एक कोसमा। कोसमा जो है काफी बार पूछा गया है, उरांव जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ है। तो इतने पेय पदार्थ आप जो है ध्यान रखना, जिससे अक्सर क्वेश्चन बनता है। अगला हम देखते हैं जनजातियों के पारंपरिक स्थानांतरित कृषि। जनजातियों के स्थानांतरित कृषि, देखो जो जनजातीय लोग हैं वो स्थान बदल बदल करके कृषि करते हैं, जिस कारण उनके कृषि पद्धति को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये लोग स्थान बदल बदल करके कृषि क्यों करते हैं। हालांकि आज के समय में स्थानांतरित कृषि का प्रचलन काफी कम हो चुका है। अब देखो क्या होता था, पहले जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, वो जंगल में रहा करते थे, और जो भी जंगली फल फूल है, कंदमूल है, इसके अलावा जो शिकार करके जो भी उनको मिल जाता था, उससे अपना जीविकोपार्जन करते थे। और कुछ जनजातियों द्वारा कृषि भी किया जाता था। अब जो कृषि है वो नॉर्मल तरीके से वो नहीं करते थे, हल बैल के जरिए वो कृषि नहीं करते थे। जनजातियों का क्या होता था, वो जो है जितना उनको खेत चाहिए उतने हिस्से में वो जो है जंगल काटेंगे और उसमें आग लगा देंगे, और उसी में जो है वो लोग खेती करेंगे। और जब तक अच्छी फसल हो रही है, जब तक वहां से उत्पादन हो रहा है, तब तक वो वहां पर खेती करेंगे। उत्पादन कम हुआ तो वो फिर किसी दूसरे जगह पे चले जाएंगे, वहां पर जंगल जलाएंगे, जंगल साफ करेंगे, वहां पर खेत बनाएंगे, फिर वहां जब तक हो रहा है तब तक रहेंगे, फिर दूसरे जगह चले जाएंगे। तो ये जो रोटेशन है वो चलता रहता था। और
घूम फिर करके वापस उसी जगह में भी वो लोग आते रहते रहे होंगे, और जिस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया ना खेती करके, फिर से वहां पर जंगल उग जाता था। तो यही क्या है, स्थानांतरित कृषि, स्थान बदल बदल कर कृषि करना। क्योंकि जो जनजातीय लोग हैं वो किसी प्रकार के उर्वरक, खाद, इन सब चीजों का तो प्रयोग नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनको कहां से मिलेगा। तो जो भूमि की उत्पादकता है वो एक समय के बाद कम हो जाती है, तो वो लोग जो है जगह बदल लेते हैं। तो इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अबुझमाड़िया जनजाति, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में संकेंद्रित है। तो इनके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको कहते हैं पेद्दा। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, अबुझमाड़िया जनजाति में पेद्दा। काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना। उसके बाद बैगा जनजाति मैकल पर्वत श्रृंखला वाली, तो भाई इनके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको कहा जाता है बेवार। क्या कहते हैं, बेवार। बैगा में बेवार, अबुझमाड़िया में पेद्दा। उसके बाद कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, और इसमें जो होता है वो होता है देवारी। अब यहां ध्यान रखना, जो कोरवा है, अबुझमाड़िया है, बैगा है, ये तीनों ही जो है ना विशेष पिछड़ी जनजाति है, मतलब बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजाति है। तो इनमें जो है ये पद्धति प्रचलित है। उसके बाद देखिएगा गोंड जनजाति में भी स्थानांतरित कृषि का प्रचलन रहा है, जिसको धारिया या फिर बेवार कहते हैं। तो बेवार जो है बैगा में भी और गोंड में भी। उसके बाद कमार, कमार में जो है ना दाहिया। अब यहां देखना, नीचे आपको दहिया दिख रहा होगा, ऊपर दाहिया, तो ये मात्रा थोड़ा ध्यान रखना। तो कमार में जो है दाहिया, और जो भतरा जनजाति है जो बस्तर क्षेत्र की है उनमें दहिया। तो ये जो है स्थानांतरित कृषि। तो इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जोड़ी मिलाओ वगैरह में भी दे सकता है। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगला मैंने लिया है जनजातियों के देवी देवता। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, जैसे कि गोंड जनजाति में दूल्हा देव। देखो जो जनजातीय लोग हैं ना, अभी वो जो है ना शिव, पार्वती, विष्णु, गणेश, इन सब की भी पूजा करते हैं, लेकिन उनके अपने भी देवी देवता हैं। जैसे अगर आप बस्तर क्षेत्र में जाओगे तो वहां के जो अधिकांश जनजातीय लोग हैं, यहां तक कि वहां के जो दूसरे लोग हैं, उनकी आराध्य देवी है मां दंतेश्वरी, लेकिन वो सबकी है। लेकिन इसके अलावा भी वहां के जो जनजातीय लोग हैं उनकी अपनी अलग से देवी देवताएं हैं, जिनका पूजा वो खुद करते हैं। जैसे कि गोंड जनजाति, गोंड जनजाति में जो दूल्हा देव है वो सिर्फ और सिर्फ इनके द्वारा ही पूजे जाते हैं। तो गोंड जनजाति में दूल्हा देव। उसके बाद देखो बैगा, बैगा मैकल पर्वत श्रृंखला वाली बूढ़ा देव इनका प्रमुख देव है। उर्राव जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है। उर्राव जनजाति की जो प्रमुख देवी है वो है सरना देवी। अब जो उर्राव जनजाति के लोग हैं उनका मानना है कि उनकी जो प्रमुख देवी है, इष्ट देवी है सरना देवी, वो साल वृक्ष के ऊपर निवास करती है, साल वृक्ष में निवास करती है। तो ये लोग जो है साल वृक्ष में जब फूल खिलता है तो ये क्या करते हैं, सरहुल नामक पर्व मनाते हैं। सरहुल पर्व सरना देवी की ही एक तरह से पूजा होती है, क्योंकि सरना देवी कहाँ निवास करती हैं, साल वृक्ष में। तो साल वृक्ष में जब फूल खिला, मतलब एक तरह से जो सरना देवी है वो खुश हो गई होगी, तब फूल खिला, इस टाइप का कुछ होता होगा। तो ये लोग जो है सरहुल पर्व मनाते हैं। ये चैत्र मास में मनाया जाता है, और सरहुल नृत्य भी करते हैं इसी समय। उसके बाद देखिएगा मुरिया जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है। अंगा देव, मुरिया जनजाति में होता है अंगा देव, जो कि मढ़ई मेले के देवता है। तो अंगादेव मुरिया जनजाति बस्तर क्षेत्र में। उसके बाद देखिएगा कोरवा जनजाति में होती है खुड़िया रानी, कोरवा जनजाति की खुड़िया रानी। कंवर जनजाति में सगराखंड इनका प्रमुख देवता। उसके बाद देखिएगा बिंझवार जनजाति, इनकी जो देवी है वो है विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी। तो ये एक अलग टाइप का है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। भतरा जनजाति में होती है सिकार देवी, सिकार देवी भतरा जनजाति में। इसके अलावा भी कुछ दूसरी जनजातियों में कुछ कुछ देवी देवता का प्रचलन है, तो उसको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हीं में से अक्सर जो है क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला हम देखते हैं जनजातियों के पारंपरिक कार्य। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं बताता भी चलूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। वैसे लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा तो है नहीं, आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिएगा पहला है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजाति है, इनका जो पारंपरिक कार्य है वो है भूमि खोदना। अच्छा, यहाँ मैं एक शब्द को समझाना चाहूंगा, पारंपरिक कार्य। पारंपरिक कार्य से मतलब है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जो कि बनिया लोग हैं, जो गुप्ता अग्रवाल लोग हैं, उनमें जो व्यापार का जो गुण होता है वो क्या होता है, वो जेनेटिक होता है। मतलब कि जो उनमें सब जो है उनके अंदर वो जो गुण है ना, वो आनुवांशिक तौर पर होता है। तो कुछ कुछ वैसे ही इन जनजातियों का भी है, मतलब इनका एक तरह का पारंपरिक कार्य है। पिता कर रहा है तो उसके बाद उसका जो बेटा है वो भी उस काम को करेगा।
तो यही पारंपरिक कार्य। तो जो कोरकू जनजाति है इनका जो पारंपरिक रूप से कार्य है भूमि खोदना, भूमि खोदने का ये कार्य करते हैं पारंपरिक रूप से। हालांकि अभी तो मतलब अपना अलग कुछ काम करते होंगे, लेकिन एक पारंपरिक कार्य। उसके बाद अगरिया, काफी बार पूछा गया है अगरिया जनजाति के संदर्भ में, जो कि लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, मतलब लौह शिल्प कला से संबंध है इनका, लौह शिल्प कला संबंधी कार्य करते हैं अगरिया जनजाति। उसके बाद खैरवार, ये भी काफी बार पूछा गया है। खैरवार जनजाति जो है ना, खैर नामक वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है। खैर एक वृक्ष है, तो उससे जो है कत्था निकाला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा क्षेत्र में, तो उससे जो है कत्था निकालने का कार्य करती है खैरवार जनजाति। हलबा जनजाति काफी बार ये भी पूछा गया है, इसका जो पारंपरिक कार्य है कृषि संबंधी कार्य ये करती है हलबा जनजाति। इसके अलावा ये जो हलबा जनजाति है ना, इसका प्रमुख संकेंद्रण बस्तर क्षेत्र में है। तो जो बस्तर की जो रियासत थी अपना जो काकतीय वंश, तो वहां पर ये लोग जो है ना सैनिक के रूप में भी कार्य करते थे, और उसके बाद फिर कृषि के रूप में भी इनका जो है काम है, पारंपरिक तौर पे कृषक भी है और सैनिक के रूप में भी। हलबा विद्रोह याद है ना, उसमें जो हलबा लोग थे वो वीरता पूर्वक लड़े थे। उस पर देखिएगा जो हलबा जनजाति है इन्हीं का ही एक और पारंपरिक कार्य है चिवड़ा बेचना। चिवड़ा जो है ना पोहा, जो आप नाश्ते में खाते होंगे पोहा, तो जो चिवड़ा पोहा है ये बना करके बेचने का काम जो है इन हलबा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तो इसे पूछा जा सकता है। अगला हम देखते हैं भाई, वो है कोल। कोल जनजाति, इनका जो काम है कोयला खोदना। देखो कुछ जनजातियों का जो नाम है ना वो उनके थोड़े प्रोफेशन से मिलता जुलता है, जैसे कोल कोयला, कोरकू खोदना, ऐसे टाइप से। तो कोल जो है कोयला खोदने का काम करते हैं। उस वक्त खड़िया, खड़िया जनजाति का क्या काम होता है, पालकी ढोने का काम होता रहा है, पारंपरिक कार्य। देखो क्या था ना, पहले जो थोड़े से रिच लोग होते थे, थोड़े से अमीर लोग होते थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग होता था, तो उनके जो लोग हैं, विशेष करके जो महिलाएं हैं, वो एक स्थान से दूसरे जगह पर उनको जाना होता था तो वो पालकी में जाती थी। आप शादी विवाह में देखा होगा, दुल्हन को पालकी में बिठा करके ले जाया जाता है ना, तो वैसे ही पहले लोग जो है पालकी में बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो यहाँ जो है खड़िया जनजाति के लोग पालकी ढोने का काम किया करते थे। काम काफी मेहनत वाला होता था। सोचो पूरा आदमी को जो है आप ढो के ले जा रहे हो, वो भी जो पालकी बना हुआ होता है उसका अलग भार। उसके बाद देखिएगा भतरा जनजाति, जो कि बस्तर क्षेत्र में संकेंद्रित है। इनका जो पारंपरिक कार्य रहा है वो है सेवक का कार्य, सेवा करना। जो बस्तर क्षेत्र में जो भी मतलब वहाँ की जो राजधानी थी ना जगदलपुर, अभी जिला मुख्यालय है जगदलपुर, तो वहाँ पर जो भी धनाढ्य लोग थे उनके यहाँ एक तरह से ये लोग जो है सेवक के रूप में काम करते थे। उसके बाद देखिएगा कंवर, कंवर जनजाति, इनका जो पारंपरिक कार्य बताया जाता है सैन्य कार्य, सैनिक के रूप में ये कार्य करते थे। उसके बाद बैगा, इंपॉर्टेंट है, बैगा पूछा गया है। ये गोंड जनजाति के पुजारी के रूप में कार्य करते थे। आपने छत्तीसगढ़ी मूवी वगैरह में देखा होगा, जब कोई बीमार पड़ता है तो कहते हैं जा बैगा ला बुला ला, इस टाइप से एक गाना भी है ना, नाच बैगा करके। तो बैगा जो है गोंड के पुजारी हैं। आगे बढ़ते हैं इस पार, तो यहां देखिएगा 4 जनजातियां, कमार, कंडरा, बिरहोर और धनवार, ये 4 जनजातियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। इन चारों जनजातियों द्वारा बांस शिल्प कला का कार्य किया जाता है पारंपरिक तौर से। वैसे तो छत्तीसगढ़ के लगभग तमाम जनजातियों में बांस शिल्प कला के कार्य को किया जाता है, लेकिन जो विशेषज्ञ है ना, मतलब एक तरह से मास्टर बांस शिल्प कला में, वो ये 4 जनजातियां हैं, कमार, कंडरा, बिरहोर और धनवार। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद पारधी, ये जो पारधी है ना, ये काले रंग के पक्षी का शिकार करने का काम करते हैं, मतलब इनका एक तरह का परंपरा है काले रंग के पक्षी का शिकार करना। पारधी, हमारे छत्तीसगढ़ में जो पारधी है ना, पारदी कहा जाता है शायद, पारद या फिर पारदी, इसका मतलब होता है शिकार करना। आगे बढ़ते हैं, अगला ये आखिरी स्लाइड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जनजातियों पर लिखी गई पुस्तकें। तो देखिएगा काफी सारे जो विद्वान हैं, जो मानव विज्ञान शास्त्र वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो इस तरह से रिसर्च वगैरह करते हैं ट्राइबल एरिया में जा करके, तो उस टाइप के जो विद्वान थे उन्होंने जो है हमारे छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे ट्राइबल एरिया में गए, वहाँ पर रिसर्च किया और उनके बारे में जाना और उनके बारे में लिखा। तो सबसे पहला नाम आता है वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन। तो ये जो वेरियर एल्विन है, इसकी 4 किताबें, वेरियर एल्विन की 4 किताबें। सबसे पहला जो काफी इंपॉर्टेंट है इसका,
द मुरिया एंड देयर घोटुल। तो इसमें इसने जो है मुरिया जनजाति मुरिया जनजाति पर रिसर्च किया, स्पेशली मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल का इसने जो है काफी गहन अध्ययन किया है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि किसने घोटुल पर किताब लिखा है, घोटुल पर ज्यादा रिसर्च किया, तो वेरियर एल्विन, द मुरिया एंड देयर घोटुल। दूसरी किताब इन्होंने लिखी है द गौर, ये भी जो है ना बस्तर क्षेत्र के जो दंडामी माड़िया वगैरह हैं उन पर लिखा गया है, द गौर। उसके बाद द बैगाज, बैगा जनजाति पर द बैगाज। उसके बाद अगरिया जनजाति पर द अगरिया। तो 4 पुस्तकें, द मुरिया एंड देयर घोटुल, द गौर, द बैगाज, द अगरिया, ये किसने लिखा है? तो वेरियर एल्विन ने लिखा है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, इसने लिखा है भाई द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, मतलब कि इसने बोल दिया सीधा माड़िया जो है बस्तर के भगवान है। तो द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर किसकी रचना है? जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद देखना दयाशंकर नाग, ट्राइबल इकोनॉमी, ये मेरे ख्याल से ना बैगा जनजाति पर लिखा गया पुस्तक है, ट्राइबल इकोनॉमी। तो ये किसने लिखा है? दयाशंकर नाग, ट्राइबल इकोनॉमी, मतलब जो जनजातीय लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति कैसी होती है उस पर इन्होंने रिसर्च किया होगा, तब तो ट्राइबल इकोनॉमी नाम लगा है ना, मतलब इनका शीर्षक। एस सी रॉय इन्होंने बिरहोर पर लिखा है, द बिरहोर, मतलब द बिरहोर, एस सी रॉय। उसके बाद देखिएगा श्यामाचरण दुबे है जहां तक, द कमार जनजाति पर, द कमार। उसके बाद पीवी नायक, द भील। तो आपसे जोड़ी बनाओ में भी जो है ना ये पूछा जाता है काफी, तो द बिरहोर, द कमार, इधर से आपका द गौर दे देगा, द भील दे देगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है, 2-4 बार आप पढ़ोगे आराम से जो है ये दिमाग में बैठ जाता है। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। मुझे पूरी आशा है कि अगर ये टॉपिक आपसे छूट गया था तो हो गया होगा, मतलब तैयार हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।